हेलो गाइस, दिस इज बादल सरकार सर और आपका फिर से स्वागत है। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। आज आपका फिर से द हिंदू वोकैब का सेशन है और आज के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब में और हिंदू एडिटोरियल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैब है उनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। पिछले 2 क्लासेस में यानी 2 दिनों तक मैं वीडियोस नहीं शूट कर पाया, थोड़ी सी मेरी तबियत खराब थी, बट नाउ आई एम फाइन। अब जो वीडियोस हैं आपके रेगुलर होंगे। ओके तो हमारा पता है आपको, ये बेसिक लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 यानी कि एडवांस लेवल में भी हमें जाना है। देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैब है जो हमारे एग्जामिनेशन और साथ में हमारे पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए क्योंकि ये डेली यूज वोकैब है जो कि आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। आओ देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, फैटालिटी। अब जैसे ही आपने जाना फैटालिटी के बारे में तो ये फेटल से बना है। फेटल आपको पता होगा एक एडजेक्टिव होता है, ओके, और उसी से ITY लग गया तो फैटेलिटी यानी कि ये नाउन हो गया। अब जब फैटेलिटी की बात करते हैं तो क्या इसका डेफिनेशन है? हिंदी मीनिंग तो नॉर्मल तुमको मृत्यु या दुर्घटना मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीनिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, the fact that a particular disease will result in death। फिर से, the fact that a particular disease will result in death। एक ऐसा तथ्य कि कोई खास डिजीज की बात की गई है, पार्टिकुलर डिजीज, जो किस चीज, उसका परिणाम क्या होता है उस डिजीज का? डेथ। मतलब अगर वो डिजीज किसी को हो गया तो उसका एक ही रिजल्ट है, दैट इज डेथ। तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज फैटेलिटी। अगर कोई पूछे किससे बना है तो फेटल से बना है, ओके, और फेटल होता है एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक बात समझो, इसका यूज हम एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, कैसे यूज करेंगे। लिखा क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, ब्लड कैंसर और ब्रेन कैंसर, या फिर ऐसे बहुत सारे ट्यूमर या फिर कुछ भी होता है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर, अब यहां पे यूज किया गया हैव डिफरेंट फैटेलिटी रेट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनका अलग अलग फैटेलिटी रेट्स है। फैटेलिटी रेट्स का मतलब मृत्यु दर, यानी कि इस बीमारी से, कैंसर नामक बीमारी से होने वाले, अलग अलग तरह के कैंसर के बीमारी से होने वाले मृत्यु दर भी क्या है? डिफरेंट है। ओके, बात समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा कि हमने किस तरीके से इसको यूज किया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक बात मैं बताता हूं आपको, अगर मुझे फैटेलिटी को याद रखना है तो कैसे याद रखें? कोई एक ट्रिक इसको कर लें क्या? एक ट्रिक पे ऐसे कर लो कि एक्सीडेंट में सर फट गया और आदमी मर गया, तो फट गया फैटेलिटी, फट गया फैटेलिटी मतलब क्या कि वैसा सिचुएशन, वैसा बीमारी जिससे आप अंत में मृत्यु हो जाती है। ओके, सेकेंड वर्ड है डिसमल। क्या है मेरे सामने? डिसमल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशन में बहुत बारी पूछा गया, इस बात को याद रखिएगा। कायदे से अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। क्या है मेरे दोस्त? एडजेक्टिव है। जब ये समझ में आ गया कि सर ये एडजेक्टिव है तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। काउजिंग और शोइंग सैडनेस, मतलब वैसा कारण, वैसा स्थिति जिससे क्या उत्पन्न होता हो? सैडनेस हो। उस स्थिति को, परिस्थिति को जो आपको सैडनेस को दिखाए, उदास को दिखाए, निराशा को दिखाए, वो सारा का सारा क्या है? डिसमल है। और ये पहले भी मैंने किसी वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, आपके किसी कॉमन एरर के सीरीज में मैंने डिस्कस किया होगा, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। हिंदी मीनिंग तो निराशापूर्ण हो गया, लेकिन हिंदी मीनिंग नॉट सफिशिएंट। और देखते हैं इसको पहले क्या है डेफिनेशन। कॉजिंग और शोइंग सैडनेस, जो कारण बनता है या दिखाने का सैडनेस को। एक एग्जाम्पल से समझते क्या है। दिवाली विल बी डिसमल विदाउट द चिल्ड्रेन, यानी कि दिवाली क्या होगा? क्या होगा दिवाली? अगर दिवाली पे बच्चे नहीं रहे तो दिवाली कैसा होगा? बड़ा फीका फीका होगा, उदासपूर्ण होगा, आपको कोई उत्साह नहीं, निराशा टाइप का लगेगा। तो यही यहां पे कहा गया है, डिसमल, डिसमल लिखा गया विदाउट द चिल्ड्रेन। यहां तक क्लियर है? अच्छा, डिसमल को एक न्यूमेनिक्स पे ऐसे याद कर सकते हैं क्या? ये ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि सर दिशा नहीं मिला, मैंने दिस को दिशा कह दिया कि डायरेक्शन, दिशा नहीं मिला, आप कहीं जा रहे हो, आप भटक गए, दिशा नहीं मिला और आप दूसरे जगह पहुंच गए तो आपके अंदर निराशापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। तो दिशा नहीं मिलने पे डिसमल हो गए, दिशा नहीं मिलने पे डिसमल, यानी कि आपके अंदर सैडनेस हो गया। ओके, और थर्ड वर्ड हमारे सामने क्या है? रिवाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है आपका।
रिवाइव के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, हिंदी मीनिंग पुनर्जीवित होना या पूर्व रूप में लाना। ये सफिशिएंट है क्या, नहीं ना। आओ देखते हैं डेफिनेशन। टू बिकम और मेक somebody ऑब्लिक समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन। किसी को बनाना या फिर से उस स्थिति में लाना। somebody या something का मतलब या तो कोई व्यक्ति को या फिर वस्तु को, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए और साथ में हेल्दी हो जाए। अगेन, अगेन का मतलब फिर से। कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से बहुत हेल्दी है, स्ट्रांग है, लेकिन बीमारी की वजह से वो क्या हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, वीक हो गया है। तो फिर से उसे पुनः पुराने वाले स्थिति में लाने के लिए हम रिवाइव का यूज करते हैं एज अ वर्ब। और डेफिनेशन देख लिए, अब एग्जांपल देखते हैं। द इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू रिवाइव। जैसे अभी हमारे देश या पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही खराब हो चुकी है। तो अगर ये सिचुएशन ऐसा ही रहा या फिर कोरोना जो वायरस है, ये जो पैंडेमिक है, ये अगर कमता है तो हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो वही बात लिखा गया, द इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू रिवाइव। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, क्या चीज की शुरुआत हो गई है, तो पूर्व स्थिति में या सुधरने की स्थिति में इसकी शुरुआत हो रही है, सुधर रही है। तो ये हमारे 3 वर्ड्स आपने देखे जो हिंदू एडिटोरियल के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब में से। नेक्स्ट हमारे और 3 वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। वो वर्ड्स ये हैं। 4th वर्ड है कॉन्वेलेसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट में यूज किया गया। CONVALESCENT। कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभकारी, यानी स्वास्थ्य लाभ से संबंधित चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। किस तरीके से, एडजेक्टिव की तरह। ओके, और डेफिनेशन को देखते क्या है। रिटर्निंग टू हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब बीमारी के बाद जब आप स्वस्थ होने लगते हैं, तो वैसे सिचुएशन की बात जब की जाए तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेलेसेंट का यूज करते हैं। ओके, और इसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। कॉन्वेलेसेंट चिल्ड्रेन आर डिफिकल्ट टू कीप इन बेड। वैसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य अगर बीमारी में थे और वो अब ठीक हो रहे हैं, और उन्हें आप बेड में रखने का मतलब क्या, बांध के रखना, बिस्तर में रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। जब तक बीमार है तब तक तो रहेंगे बेड में, उस कंडीशन में भी नहीं रहते हैं। और धीरे धीरे अगर वो स्वस्थ होने लगे तो भाई साहब उन्हें बेड में तो आप रखना छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो। तो ये डिफिकल्ट टास्क है। ओके, जैसे मान लीजिए कॉन्वेलेसेंट को याद कैसे करें, एक न्यूमेरिक्स को समझते हैं, रिलेट कीजिए ना वो कैप को। ऐसे कर लो, कौन वाला सेंट, सेंट मतलब परफ्यूम जो हम लोग लगाते हैं, तो कौन वाला सेंट लगाओगे तो भाई तुम अच्छा फील करोगे। अच्छा फील करने का मतलब स्वस्थ होने लगोगे। मन खराब है, थोड़ा सा ये वाला सेंट लगाते। कौन वाला सेंट लगाने से आदमी स्वस्थ हो रहा है, कौन वाला सेंट लगाने से आदमी स्वस्थ हो रहा है, तो उसके लिए हम कॉन्वेलेसेंट का यूज करेंगे, रिटर्निंग टू हेल्थ आफ्टर इलनेस। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने स्लम्प। स्लम्प का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है भारी एवं अचानक गिरावट। किसी चीज में बहुत भारी या अचानक गिरावट आता है तो उसके लिए हम स्लम्प का यूज करते हैं वर्ब के रूप में। इसके डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। टू फॉल इन प्राइस, किस चीज में गिरावट, प्राइस में, किसी चीज के वैल्यू में, किसी चीज की संख्या में, और वो अचानक होना चाहिए, सडनली, मतलब धीरे धीरे गिरावट नहीं, अचानक गिरावट। और क्या, बाय अ लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में जब गिरावट हो जाए अचानक, तो उसके लिए हम लोग स्लम्प का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, प्रॉफिट्स स्लम्प्ड बाय ओवर 50%। याद रखना कि स्लम्प के साथ हम बाय का भी यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में। ओके, तो मैंने कहा जो भी प्रॉफिट होते हैं, लाभों की बात की गई, जितने लाभ होते हैं, स्लम्प्ड बाय ओवर 50%, उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई, कहां तक, तो लगभग 50% तक की गिरावट आ गई जो हमें प्रॉफिट्स होता था। अच्छा, स्लम्प को ऐसे याद रखो कि किसी स्लिपरी प्लेस पे चले गए जहां काई जम जाता है, काई समझते हो, ग्रीन ग्रीन जो रहता है, तो उस काई पे आप स्लिप कर गए। स्लिप करते हो तो क्या धीरे धीरे गिरते हो, नहीं, अचानक। तो स्लिप किए तो स्लम्प हो गए, स्लिप किए तो स्लम्प हो गए। स्लिप मतलब फिसले, तो अचानक गिर गए तो स्लिप हुए, तो स्लम्प किए, यानी स्लिप किए तो अचानक गिरावट आ गई तो स्लम्प याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने कैस्केड। ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैस्केड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है। ओके,
अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने हिंदी मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन से चीजों को समझाऊंगा। लिखा यहां भी क्या है, टू फॉल, हैंग डाउन, लटकना, स्पेशली इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज गिरना या लटकना। ये गिरना और इस गिरना में अंतर होता है, क्लियर है। ये किसी चीज के प्राइस, वैल्यू और नंबर की बात कर रहा था, ये किसी ऑब्जेक्ट की बात करेगा। जैसे मान लीजिए झरना है और झरने से बहुत तेजी में किसी माउंटेन से पानी गिर रहा है भारी मात्रा में। आपने पूरा 1000 लीटर टंके का जो टैंक होता है उस पानी को अचानक ऐसे गिरा दिया कहीं से, तो वो जो पानी बहुत मात्रा में गिरा उसके लिए हम लोग कैस्केड का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए किसी महिला ने बहुत बड़े जिसके बाल है, जो कमर वेस्ट तक बाल है, उन्होंने बाल बांध के रखा, ब्लॉन्ड हेयर जिसको सुनहरे बाल कहते हैं, वो ऐसे जुड़ा, उन्होंने लॉक ऑफ हेयर बनाया है। और एक बैग जो उन्होंने खोला तो सारे बाल ऐसे स्कैटर्ड होते हुए इधर कंधे पे ऐसे जो गिरे, तो उसके लिए, उस गिरने के लिए अचानक जो उतना सारा बाल है, हम क्या यूज करेंगे, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग एडजेक्टिव के रूप में मैं आगे बताऊंगा, तो वहां पे कैस्केड का यूज वर्ब के रूप में करेंगे। और एग्जाम्पल को देखते हैं। वाटर कैस्केडेड डाउन द माउंटेन साइड, वाटर जो है, पानी जो है, वो कैस्केडेड, वो गिरा नीचे की ओर, कहा, माउंटेन साइड से। अगर हिंदी मीनिंग खोजने जाओगे तो मिल जाएगा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब कहीं ऊंची जगह से कोई जल बहुत तेजी से और भारी मात्रा में नीचे आती है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे, देखो यहां पे मैंने लिखा है कैस्केडिंग, कैस्केड वर्ब था, आईएनजी लगा के मैंने क्या कर दिया, जेरेंड बनाया, यानी कि एडजेक्टिव की तरह। तो जैसे ही मैंने कैस्केडिंग लिखा तो कैस्केडिंग वाटरफॉल, वैसा वाटरफॉल जिससे बहुत भारी मात्रा में पानी नीचे गिरता। या हेयर का यूज किया गया, कैस्केडिंग हेयर का मतलब वैसा बाल जो एकदम गिरता हुआ है, बहुत भारी मात्रा में, कम बाल नहीं, बहुत ज्यादा बाल। ओके, तो वो उसके शोल्डर्स पे कैस्केडिंग हेयर है। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी मैंने जो इससे पहले एक वर्ड बताया था डिसमल, वहां एक कॉलिकेशन मैंने लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने डिस्कस नहीं किया। याद रखिएगा कि डिसमल के साथ हम कंडीशंस या फिर वेदर या फिर हम क्या यूज करते हैं, सराउंडिंग्स का। यानी वैसा कंडीशन, वैसा वेदर या वैसा सराउंडिंग्स जो बहुत ही ग्लूमी हो, ग्लूमी निराशापूर्ण, उस केस में हम इसका यूज करते हैं डिसमल के साथ। ये 3 वर्ड आता है, कंडीशंस, वेदर और सराउंडिंग्स। बात समझ में आ गया। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कैसे, कैसा लगा आप लोगों को। और सुनिए, 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा तबियत मेरा खराब हो सकता है, तो हो सकता है कि 1-8% एनर्जी में थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि अभी भी मेडिसिन है, आज रात तक का मेडिसिन है। लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आप लोगों को कहीं कमी नहीं लगे। तो प्लीज कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।